तो कल हम लोग ने देखा था हम्म, पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन, है ना। ये क्या है और कैसे है। ठीक है, अभी देखेंगे कि कुछ जो मुख्य तौर पर संवैधानिक संस्थाएं हैं, है ना। क्योंकि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि संस्था कितनी प्रकार की होती है, संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस, तो इंस्टीट्यूशंस कितनी प्रकार की होती है। जो संस्था है, तो संस्था पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटी में कितनी प्रकार की होती है। कौन कौन सी। सरकारी और गैर सरकारी। और कोई। हम्म। हाँ, निजी और सार्वजनिक। हाँ, प्राइवेट और गवर्नमेंट। वही बात है, कोई इसको इंग्लिश में बोल रहा है, कोई इसको हिंदी में बोल रहा है। बात देखी है ना। निजी सरकारी कह रही हैं, वह प्राइवेट और गवर्नमेंट कह रही हैं। ये कह रहे हैं निजी और सार्वजनिक, वही बात हुआ। सरकारी को सार्वजनिक कहते हैं, है ना। चलिए देखिए, संस्थाएं जो होती हैं, संस्थाएं वो तीन तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं। तीन तरह की। संस्थाएं तीन तरह की होती हैं। एक होती है संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। एक होता है सांविधिक संस्था। सांविधिक संस्था, स्टूटरी इंस्टीट्यूशन। और एक होता है गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक तो इसको कहते ही हैं, अथवा संविधानेतर। ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को गैर संवैधानिक कहेंगे या संविधानेतर कहेंगे, बात एक ही है। ठीक है, समझ रहे हैं। गैर संवैधानिक संस्था या संविधानेतर संस्था। तो संस्थाएं कितनी होती हैं। तीन तरह की होती है। कौन कौन सी। हाँ, संवैधानिक, सांविधिक और गैर संवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। संस्थाएं मुख्यतः तीन तरह की होती हैं। ठीक है। अब इस तीनों में अंतर क्या है। किसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे और किसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे, और किसको स्टैट्यूटरी कहेंगे। तो नाम से कुछ समझ में आ रहा है। नाम से, जो नाम लिखा हुआ है उससे कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है। हम्म। शब्द से कोई अर्थ निकाल पा रहे हैं।
तो उसको क्या कहेंगे? अच्छा, गवर्नमेंट संस्था। अभी गवर्नमेंट में भुलाइल हैं आप। जब 3 गो लिखा गया में कहीं पर सरकार लिखल है? हाँ? कहीं भी इसमें गवर्नमेंट लिखा हुआ है? जरूरी नहीं है कि उस जो संविधान में मतलब नियम जो लिखा हुआ उसमें तो नहीं आता, निश्चित रूप से नहीं हो, वो गैर संवैधानिक में आ जाएगी और सांविधिक संस्था। चलिए, अच्छा है आप पहुंच गए हैं जगह पे, है ना? ठीक बताया आपने, थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता था बस। संवैधानिक स्पष्ट है कि जो संविधान में है वो संवैधानिक है। संवैधानिक मतलब जिसका चर्चा संविधान में हुआ होगा, जो संविधान में लिखा हुआ है वो है संवैधानिक। जैसे अभी तक पंचायती राज पढ़े कल, तो संविधान में लिखा हुआ है ना, तो क्या है? संवैधानिक संस्था हो गई। नगर निगम क्या हो गई? संवैधानिक संस्था हो गई। राष्ट्रपति के बारे में संविधान में लिखा हुआ है, क्या हो गया? संवैधानिक हो गया, है ना? राज्यपाल संवैधानिक है, राज्य सरकार संवैधानिक है, केंद्र सरकार संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक है। जिसके बारे में भी संविधान में लिखा हुआ है वो सब क्या है? संवैधानिक है ना? जिस संस्था के बारे में चर्चा संविधान में है ना, जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा संवैधानिक संस्था। जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है वो हो जाएगा संवैधानिक संस्था। अब बिल्कुल जिसके बारे में संविधान में नहीं लिखा हुआ है वो गैर संवैधानिक या संविधानेतर। संविधानेतर का भी मतलब होता है कि संविधान से इतर, यानी कि संविधान से अलग। जिसके बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा है वो है संविधानेतर संस्था या गैर संवैधानिक संस्था। जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है वो है संवैधानिक संस्था। और ई क्या है? सांविधिक संस्था। तो इस संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है, इस संविधान से अलग भी नहीं है, तो क्या है? तो ऐसी संस्था जिसका गठन संसद ने कानून बना के किया हो। संसद के द्वारा कानून बना करके अगर कोई संस्था बनी है तो वह है सांविधिक संस्था। इज दैट क्लियर? समझ रहे? जो संविधान में है संवैधानिक, जो संविधान में नहीं है वो गैर संवैधानिक, और जो संविधान में भी नहीं है गैर और संविधान से अलग भी है लेकिन संसद ने उसके बारे में कानून बनाया है, संसद ने कानून बना करके उसको लागू किया है, तो क्या हो जाएगा? सांविधिक। जैसे अब इसका आप उदाहरण, संवैधानिक संस्था का उदाहरण आपको तमाम बताया हमने, जैसे कि यूपीएससी मान लीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी संवैधानिक संस्था है, संविधान में लिखा हुआ है इसके बारे में, है ना? आप देखेंगे आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक जो है वो यूपीएससी का चर्चा है संविधान में, है ना? वहीं पर स्टेट पीसीएस, ये जो बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको कहते हैं पीसीएस, है ना? पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, इससे आप शिक्षक बनेंगे। तो ये जो है ये भी यहीं पर लिखा हुआ है। तो जिसके बारे में लिखा हुआ है संविधान में क्या हो जाएगा? संवैधानिक संस्था हो जाएगा, है ना? ऐसे ही आप देखिएगा तो अन्य भी संस्थाएं हैं, जैसे कि एससी कमीशन, एसटी कमीशन, यानी कि एससी आयोग, एसटी आयोग, ये सब क्या है? तो 338 में आपको दिख जाएगा क्या? एससी कमीशन आर्टिकल 338 में। एसटी भी दिख जाएगा आपको आर्टिकल 338 ए में। और ओबीसी आयोग भी अब बन गया है, संवैधानिक संस्था है, तो वो हो गया 338 बी। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब संवैधानिक संस्था है। जिसके बारे में संविधान में चर्चा है वो सब क्या हो जाएगा? संवैधानिक। ठीक है, और जिसके बारे में संविधान में चर्चा नहीं है वो क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण क्या हो सकता है जी? योजना आयोग तो है ही नहीं, तो नीति आयोग, है ना? नीति आयोग, ये बहुत बार पूछा था कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो गैर संवैधानिक। क्यों? क्योंकि नीति आयोग का ना तो चर्चा संविधान में है और ना ही नीति आयोग के लिए संसद ने कोई कानून बनाया है, इसलिए क्या है? गैर संवैधानिक है। तो गैर संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं वो बनती कैसी हैं फिर? तो नीति आयोग कैसे बना है? नीति आयोग बना कैसे है? नीति आयोग बना है कैसे? तो
आप देखिएगा कि नीति आयोग बना है प्रधानमंत्री के आदेश से। जो संस्था मंत्रिमंडल के केवल आदेश मात्र से बन जाए वैसी ही संस्था को क्या कहते हैं, वैसी ही संस्था को कहते हैं गैर संवैधानिक। ठीक है, वैसी संस्था को क्या कहते हैं, गैर संवैधानिक। तो नीति आयोग इसका उदाहरण है। नीति आयोग है, एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, हाँ जी। प्रधानमंत्री ही महत्वपूर्ण है, कैबिनेट के और किसी नहीं। जब तक प्रधानमंत्री का मुहर नहीं लगेगा तब तक नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री की इच्छा से ही बनता है ना, और प्रधानमंत्री की इच्छा से ही खत्म हो जाता है। इसके जगह पे पहले था योजना आयोग, है ना, तो योजना आयोग खत्म हो गया, उसके बाद आ गया नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है जी? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म, नाम इतना दिन से सुन रहे हैं जी। कब बना था ये? 1 जनवरी 2015 में बना था, 2023 आ गया है। बिल्कुल, गुड। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसको कहते हैं भारत परिवर्तन संस्थान। भारत को बदलने के लिए ये संस्था जो है सो बनी है। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे कि क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या सतीश सर, गुड मॉर्निंग सर। देख रहे हैं हमारे हीरो हैं सर, देख रहे हैं ना। अरे आइए ना, इन्हें तो नहीं, आइए आइए, क्लास लीजिएगा। इनका क्लास किए हैं आप लोग? अभी लोग नहीं किए हैं, क्लास लेते नहीं है वो, क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन सभी विषयों के विशेषज्ञ हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसकी मतलब अगर कोई विषय में अगर आपको दिक्कत हो, किसी विषय में, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग, ऑन ऑल राउंडर, है ना। बड़प्पन नहीं है हम लोग। अरे लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार लगातार यूपीएससी का दिया। इस बार भी इनका फाइनल चंद मतलब अंकों के चलते नहीं है। ठीक है, अदरवाइज ये भी सरकार आप लोग भी इस बार तैयारी में ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है ना। सच पूछिए तो अगर आदमी कहीं पे एम्प्लॉय हो जाता है तो ऐसे ही जो है जीडीपी देश का बढ़ जाता है, क्योंकि इससे बहुत पैरिटी बढ़ जाती है। देख रहे ना कितने, जब आदमी ज्ञानी हो जाता है तो हम्बल हो जाता है ना। तो सभी विषय मतलब जितना आप लोग को नोट्स वोट्स मिलता है ना, अब हम लोग के पास उतना टाइम रहता नहीं है सारे नोट्स का वेरिफिकेशन, सारे नोट्स को कंपाइल करना, सारी चीज़ों को एक जगह पे ला के रखना। वो ये मतलब कि ऑल इन वन जो मैगजीन मिलता है यहाँ से, संस्था से जो मैगजीन निकलती है ना, जो मैगजीन आप लोग देखते हो मिशन का जो मैगजीन निकलता है, उस मैगजीन पे भी पूरा का पूरा मतलब काम इन्हीं पर्सनालिटी का होता है। और कोई कुछ अब जाके कोई चर्चा हो रहा है, कोई चीज का आप लोग नाम रख दीजिए कि सर इस नाम, अब उसका पूरा इतिहास, भूगोल, उसका क्या है नहीं है, सब अपना वो रट के बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग इन्हीं को शॉर्ट टर्म गूगल कहते हैं। किसी को कोई फैक्ट भूलता है, बताइए इसी बताइए था ये क्या होगा, ये तुरंत बताते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। तो जिस लोग कहते हैं ना कि हमको याद नहीं रहता है,
कोई सब आदमी से पूछ सकते कि भाई तुम आप कैसे याद किए इतना सब कुछ, है ना, इतनी सारी चीजें कैसे याद कर लिए। तो खैर आइए, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत परिवर्तन संस्थान, भारत को बदलने के लिए ये संस्था जो है सो बनी हुई है, ठीक है, इसे कहते हैं भारत परिवर्तन संस्थान। ये 2015 बना, 1 जनवरी 2015 में, और अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, आगे भी करेगा। ये बनता भी है प्रधानमंत्री के आदेश से और ये समाप्त भी हो जाता है प्रधानमंत्री के आदेश से। क्लियर है? प्राइम मिनिस्टर ही इसको बनाते हैं और प्राइम मिनिस्टर ही इसको समाप्त करते हैं। क्लियर है? इस चीज को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, कोई दिक्कत? चलिए आगे आ जी। तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है, किसको क्या कहते हैं, कौन सी संस्था है ये, गैर संवैधानिक, ठीक है। नेक्स्ट, सांविधिक संस्था संसद के द्वारा अधिनियम बना करके, संसद के द्वारा एक्ट बना करके जो संस्था बनती है उसको कहते हैं सांविधिक संस्था। तो सांविधिक संस्था का उदाहरण कौन है जी? तो सांविधिक संस्था का उदाहरण है सेबी। कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? इना तो संवैधानिक है, इना ही गैर संवैधानिक है। यह है सांविधिक, मतलब कि जिसका तो कहां पर चर्चा किया गया है, तो इसका चर्चा किया गया है कहां पे, तो संसद के द्वारा कानून बना करके, ठीक है। हाँ जी, लिख लेंगे कि जिस संस्था की स्थापना संसद के द्वारा कानून बना के की गई हो उसे सांविधिक संस्था कहते हैं। जिस संस्था की स्थापना संसद के द्वारा कानून बना के की गई हो उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, सॉरी स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन सांविधिक संस्था कहते हैं। हाँ क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय संस्थान, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत बार आपसे इन संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल बन जाता है कि संवैधानिक संस्था का चर्चा कहां पर है, संविधान के किस आर्टिकल में है ना, और उस पर नियुक्ति जो है वो कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। तो एक हेडिंग बनाएंगे, शॉर्ट हेडिंग, संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है। चलिए, तो संवैधानिक संस्थाओं को आप देखिएगा तो अलग अलग संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उनको हम देखने का प्रयास करेंगे कि वो क्या है और उनकी काम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कैग, CAG, सबसे पहले कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बम्बार्डिंग शुरू कर दिया जिससे, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वाह, हाँ, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक। चलिए आर्टिकल क्या है इसका, 148 से लेके 151 तक, अनुच्छेद लिख लेंगे 148 से 151 ले लेंगे। इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, क्लियर है। तो ये क्या इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल लिख लेंगे इसका। इसका कार्यकाल क्या होता है, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, 6 years और 65 years, विच एवर्स कम्स अर्लियर। इसमें से जो पहले आ जाए, या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए या 65 वर्ष पूरा हो जाए। 6 65 नहीं समझ में आ रहा है, देखिए 6 या 65 का क्या मतलब है। जनरली इस पद पर बैठते हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर। बहुत ईमानदार लोग जो होंगे उनको सरकार देखती है कि कौन है, उनको यूपीएससी के जॉब में आईएएस का जॉब होता है 65 साल का, ठीक है, ये सेवानिवृत्ति का समय 65 साल। तो अगर मान लीजिए कि कोई बहुत पहले ही आईएएस के लिए सिलेक्ट हो गया है ना, जैसे क्या होता है कि सिविल सर्विस में जितना कम टाइम में सिलेक्ट होते हैं उसका अपना एक अलग ही फायदा होता है। जितना कम टाइम में सिलेक्ट हो जाएंगे उतना बड़ा पद से रिटायर करेंगे। जब रिटायरमेंट होनी होगी तो बहुत बड़े पद से रिटायर करेंगे आप भारत सरकार के। लेकिन अगर बहुत लेट से सिलेक्शन होगा तो इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि जब आपकी रिटायरमेंट होगी तो उतना बड़ा पद आपको नहीं मिल पाएगा जितना कि मतलब आप चाहते हो, है ना। अब देखिए आईएएस बनने के जिला में कलेक्टर बनना ये तो एक छोटा सा एकदम डिमांड है कि तो एकदम सबसे पहले का पोस्टिंग तो वही है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में बन ही जाइएगा आप तुरंत में। लेकिन मेन एम्बिशन क्या है, मेन एम्बिशन होता है कि सरकार को आप चलाए, सरकार का दिशा निर्देश आप करें। तो उसके लिए बनना पड़ता है सरकार का सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भारत सरकार का, है ना, या आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, है ना, होम सेक्रेटरी बन गए। तो ये सब सेक्रेटरी जब बनते हैं तो सेक्रेटरी बनने में बहुत टाइम लगता है ना। और सेक्रेटरी के पोस्ट पर जाने पे ही लगता है कि अभी मतलब आईएएस का मतलब वहां से क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि वहां आप जो एडवाइस करते हैं सरकार वही सुनती है ना। स्टेट में भी आप देखते हैं तो मुख्यमंत्री का अपना एक सलाहकार होता है ना, चीफ सेक्रेटरी। तो जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो मुख्यमंत्री उससे हर बात उससे मशविरा करता है, बातचीत करता है, उसके बाद करता है। तो वो सब पद उन्हीं लोगों को मिल पाता है जो पहले मतलब कि काफी कम टाइम में सिलेक्ट होते हैं, है ना। अन्यथा वो टाइम लग जाता है और नहीं मिल पाता है वो पद, ठीक। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है, कि क्या है और कैसे है। तो यहां पर आप देखिए कि इस प्रकार से ये परिस्थितियां हैं कि 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, मतलब ये हुआ कि 65 वर्ष तो इसका सेवानिवृत्ति का समय है। अब मान लीजिए कि आपका नियुक्ति ही हुआ 63 वर्ष हो गया है आपका एज, आप नियुक्त हो गए, तो 63 वर्ष आपका एज हो गया है और आप बन गए कैग। तब ऐसा नहीं होगा कि आप 6 साल तक रहिएगा, नहीं, जैसे ही आपका 65 वर्ष पूरा हो जाएगा ना आप रिटायर कर जाइएगा, ठीक है। या ये हो सकता है मान लीजिए कि आप 21-22 साल के आप सिलेक्शन हो गया आपका और आप तो बहुत कम टाइम में पहुंच जाएंगे इस पद पर। तो जब कम टाइम में पहुंचिएगा इस पद पर तो मान लीजिए आप 55 साल के हैं, 56 साल के हैं ना, और ऐसे ही सीन में आपको ये पद मिल गया तो क्या होगा, 6 साल आप कंप्लीट करिएगा, है ना। और फिर 6 साल कंप्लीट करके आपकी जॉब खत्म नहीं होगी क्योंकि 65 वर्ष तो आपका बचा हुआ है, तो दूसरा डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। तो या तो आप 6 वर्ष कंप्लीट करिएगा या फिर आप 65 वर्ष कंप्लीट करिएगा। जनरली 6 वर्ष तो किसी का कंप्लीट नहीं होता है, ये 65 वर्ष कंप्लीट होता है, एकदम बहुत अनुभवी आदमी को बनाया जाता है। तो 60 साल 61 साल ऑलरेडी भारत सरकार के अलग अलग विभाग में काम कर चुका है वो आदमी यहां पर बैठता है, इसलिए 65 वर्ष जल्दी पूरा हो जाता है। क्लियर है? तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, है ना, इसमें से जो पहले आ जाए। तो इसमें से जो पहले आ जाए मतलब समझ रहे हैं, विच एवर कम्स अर्लियर, इसमें से जो भी पहले आ जाए। क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे
कार्य, इसका कार्य क्या होता है भाई? इसका काम होता है सरकार के खर्चों की जांच करना, यही ऑडिट करता है। ठीक है, सरकार के खर्चों की जांच करना, है ना, सरकार के खर्चों की जांच करना, सरकार के खर्चों को ऑडिट करता है। ठीक है, सरकार के खर्चों की जांच करना। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है, तो बहुत सारी निधियां काम करती हैं, है ना, बहुत सारी निधियां होती हैं, जैसे कि आकस्मिक निधि हो गया, है ना, संचित निधि हो गया, ठीक है, लोक लेखा जो निधि है वो हो गया। तो ये सब से जो भी खर्चा होता है, तो आप समझिए कि भारत सरकार का जो भी खर्चा होता है उस सब खर्चा का ऑडिट करने का काम यही करता है। इसलिए कहते हैं कि सारा भ्रष्टाचार यही खोजता है ना। और उसके बाद ये अपना क्या करता है, अपना रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, है ना। पूछाता है कि कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो लिख लेंगे कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। एंड दूसरा लिखेंगे कि और ये राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति इसको सदन में रखवा देता है ना। कैग के रिपोर्ट का जांच कौन करता है, ये पहले ही बताया था जब संसद पढ़ाए थे आप लोगों को। कैग के रिपोर्ट का जांच कौन करता है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, लोक लेखा निधि, मतलब लोक लेखा समिति, है ना, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी। जब निधियां समितियां पढ़ा रहे थे वहां बताए थे ना, लोक लेखा समिति जिसका अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता, है ना, तो यही लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट का जांच करती है। ठीक है, अब देखिए इतना महत्वपूर्ण काम करता है तो इसको हटाया कैसे जा सकता है, क्योंकि इसको हटाने का जो मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिएगा कि अब चूंकि इतना बड़ा काम है इसका, भ्रष्टाचार बताता है। अगर सरकार को डर हो कि हमारा भ्रष्टाचार बता देगा तो सरकार क्या करेगी, तुरंत हटा देगी। तो इसलिए इसको हटाने का प्रोसेस बहुत कठिन है। इसको वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है ना। लिख लेंगे इसे इसके पद से ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे इसे उसके पद से ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे इसे उसके पद से ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे इसे इसके पद से ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग, आगे लेंगे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ये भी क्या है, ये भी संवैधानिक संस्था है। इलेक्शन कमीशन तो लिखेंगे आर्टिकल 324 से 329, 324 से 329 में क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, 324 से 329। ठीक है,
15। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे कि 324 से 329 में जो है ये लिखा हुआ है। आगे देखेंगे आप कि इसमें 3 लोग होते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, लिख लेंगे इसमें 3 सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग में कितने होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य होते हैं, है ना। इसमें सबसे जो हेड होता है उसको बोलते हैं सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सबसे बड़ा जो इसमें होता है कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसे कहते हैं हिंदी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, और 2 गो इसका सहयोगी होता है, उसको कहते हैं ईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो 3 लोग होते हैं, एक होता है सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट तो यहां पे इसको ध्यान रखना है, एक होता है सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक होता है इलेक्शन कमिश्नर और एक होता है इलेक्शन कमिश्नर। 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर है? तो ये 3 लोग जो है सो इसमें होते हैं। ठीक है, सबकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सबकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये सब लोग कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। ये लोग भी क्या होता है जी? ये लोग भी सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है ना। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनको हटाया किसे जा सकता है? तो इनको भी वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, क्योंकि इनका भी तो इंपॉर्टेंट काम है, चुनाव कराते हैं। तो सरकार से ही लोग अलग होकर चुनाव कराते हैं, इन्हें की सरकार का बात सुनेंगे, सरकार के हिसाब से चलेंगे, है ना। तो मान लीजिए कोई सरकार का बात नहीं सुने तो हो सकता है कि सरकार उसको हटा देगी। इसलिए इसको पूरा सिक्योरिटी दिया हुआ है कि सरकार चाह के भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है ना। इसलिए इनको क्या है, इनको नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनको हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कैसे हटता है? संसद के द्वारा। तो संसद में तो विपक्ष भी बैठा हुआ है ना, संसद में तो खाली सत्ता पक्ष है नहीं, तो अगर कुछ गलत होगा तो विपक्ष विरोध करेगा इसका, इसलिए इनको पूरी सिक्योरिटी दी गई है। ओके, नेक्स्ट। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए। तो यहां पे इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे लोग कौन इसके कोऑपरेटिव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इनका काम लिखेंगे। काम क्या है? तो पूरे भारत में निर्वाचन कराना, पूरे भारत में निर्वाचन कराना यानी कि इलेक्शन कराने की जिम्मेवारी इनकी है। पूरे भारत में निर्वाचन कराना यानी कि इलेक्शन कराना, पूरे भारत में निर्वाचन कराना यानी कि इलेक्शन कराना। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि तब पूरे भारत में कौन कौन सा लेंगे? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद।
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये सब कौन कराता है? ये सब चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। यानी ये पंचायत का चुनाव और नगर निगम का चुनाव नहीं कराता है। तो पंचायत और नगर निगम का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, जो पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलिए। इसके अलावा तो ये लोग खाली चुनाव नहीं कराता है, पार्टी को मान्यता भी देता है। अगर कोई पार्टी बनती है तो उस पार्टी को मान्यता कहां से मिलता है? इलेक्शन कमीशन से। इसके अलावा कोई जो पार्टी बनती है उसका चुनाव चिन्ह कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। लिख लेंगे, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराता है। राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराता है। और उन्हें चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराता है। ठीक है, और साथ ही चुनाव की निगरानी करता है, मॉनिटरिंग। ठीक है, और इसका कार्यकाल, इसका भी वही है, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, विच वर्ष कम्स अर्लियर, जो पहले आ जाए। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280। ठीक है, आर्टिकल कितना होगा? 280। इसमें कितने लोग होते हैं? 5 लोग, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। सदस्यों की संख्या 5 होती है। सदस्यों की संख्या 5 होती है। तो 5 में कौन कौन होते हैं जी? तो एक हो जाएगा अध्यक्ष और 4 हो जाएगा अन्य सदस्य, है ना। ठीक है, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर आप देखेंगे कि यह जो फाइनेंस कमीशन है भारत का, वित्त आयोग, तो ये कैसे काम करता है? तो इसमें इन सब की नियुक्ति कौन करेगा जी? राष्ट्रपति। बिल्कुल, सेंटर में जो भी नियुक्ति होगा वो सब कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें कितने लोग होंगे? 5। 5 में 1 + 4, 1 कौन हो गया? अध्यक्ष, एक हो जाएगा अध्यक्ष और 4 हो जाएंगे अन्य सदस्य, अदर मेंबर। ठीक है, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए क्या है, तो अध्यक्ष और अन्य सदस्य ये तो है ही। आगे आप देखेंगे कि यहां पर इनका काम क्या है, कार्य।
पूछा सकता है कि वित्त आयोग का काम क्या होता है, क्या कार्य करता है। तो ये केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है ना। केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्या हुआ जी, आपका तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, तबीयत ठीक नहीं तो कल क्लास आ गए आप, रेस्ट करना चाहिए था। हाँ, दवाई खाते से भी अस्वस्थ मन से पढ़ाई हो पाएगा? चलिए, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है ना कि क्या स्थिति है। तो केंद्र और राज्य, अब जैसे अभी तो जीएसटी हो गया है जी, है ना। तो जीएसटी जो हो गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो अब तो राज्य तो टैक्स लगाए नहीं करता है ना, राज्य टैक्स वसूलता है। अब पूरा टैक्स जो है वो केंद्र लगाती है और केंद्र वसूलती है। तो इसमें राज्यों की जो हिस्सेदारी बनती है, तो केंद्र और राज्यों के बीच कर का बंटवारा यही करता है। ठीक है, कौन करता है? वित्त आयोग। ये एक बार में 5 वर्ष के लिए बनता है, एक बार में 5 वर्ष के लिए बनता है। आपसे करंट में यह सवाल भी पूछा सकता है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? कौन सा? 15वां। गुड, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, कब से कब तक? है 2020 से 2025। ठीक है, वर्तमान में चल रहा है 15वां वित्त आयोग और इसका टाइमिंग है 2020 से 2025। ठीक है, 2020 से 2025। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत? 2020 से 2025, इज दैट क्लियर? तो यहां पे इसको आप ध्यान रखेंगे। 2020 से 25 इसका टेन्योर है। ओके, कोई दिक्कत? तो अब देखिए, इसके बाद अब जो वित्त आयोग शुरू होगा वो कौन सा शुरू होगा? 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 25 से 30। अभी आपसे पूछ सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। बिल्कुल, गुड। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह, नंदकिशोर सिंह, है ना। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंदकिशोर सिंह। ठीक है, और इसने ही कहा है कि केंद्रीय करों में राज्यों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 41%। सेंटर जो टैक्स वसूलता है उसमें स्टेट का परसेंटेज 41% होना चाहिए। 41%। कितना? 41। पहले कितना था ही? पहले 42% था, क्योंकि इससे पहले का जो वित्त आयोग था 14वां वित्त आयोग, तो 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चौदहवां वित्त आयोग का टाइमिंग था 2015 से 2020 और अध्यक्ष थे वाईवी रेड्डी। वाईवी रेड्डी जो थे वो अध्यक्ष थे और वाईवी रेड्डी ने क्या कहा था कि केंद्रीय करों में राज्यों की जो भूमिका होनी चाहिए वो 42% होनी चाहिए। तो पहले 42% था। ये भी पूछा सकता है कि 1% कम कौन किया, है ना। ये करंट में, इकोनॉमी में, यहाँ पे कहीं से भी पूछा सकता है। तो 1% कर दिया, तो कर दिया 41%। ये मतलब 15वां वित्त आयोग ने। ठीक है, आज 14वां वित्त आयोग में ही 42% था। आज 14वां वित्त आयोग में बढ़ा था, क्योंकि 14वां वित्त आयोग तक जो केंद्रीय करों में हिस्सा थी राज्यों की मात्र 32% था। अब 32 से सीधे 10% बढ़ा दिए थे वाईवी रेड्डी। वाईवी रेड्डी ये 10% बढ़ाए क्यों थे? क्योंकि आपसे ये पूछा सकता है
कि किसी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहिए, ऐसा किस कमिटी ने कहा था? तो यही 14वां वित्त आयोग ने कहा था। वाई वी रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। ये बिहार जो विशेष राज्य की दर्जा का मांग कर रहा था ना, तो मोदी जी कहा नहीं दिए, कैसे कि कमीशन ने मना किया। कमीशन ने कहा कि किसी को भी आप विशेष राज्य का दर्जा मत दीजिए, आप पैसा दे दीजिए ज्यादा, लेकिन दर्जा मत दीजिए विशेष राज्य का, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा एक प्रकार का बीमारी है, इस सबको चाहिए, है ना। ये आरक्षण वाला हाल हो गया है। कैसे आरक्षण सबको चाहिए, वैसे विशेष राज्य का दर्जा भी सबको चाहिए। अब विशेष राज्य का दर्जा से क्या होता है, सेंटर पर बर्डन बढ़ता है। और सेंटर का जिम्मेवारी केवल के लिए एक कोई राज्य थोड़ा ना है जी, सेंटर का जिम्मेवारी पूरा भारत है कि पूरा भारत को हमको ठीक करना है, पूरा भारत पर हमको निगरानी रखना है, पूरा भारत को कंट्रोल करना है, ये वाला बात है। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। 11 गो राज्य को मिला हुआ है ना, 11 गो राज्य को मिला हुआ है, ठीक है, पहाड़ी राज्यों को मिला हुआ है ना। तो लेकिन जिनको मिल गया वो बहुत अच्छे तो नहीं हो गए हैं। वही बात है कि जिनको आरक्षण मिल गया वो बहुत अच्छा थोड़ा ना हो गया है जी, लेकिन फिर भी दवाइयां बटा रहा है। क्यों? क्योंकि इस दवा से लोगों को लगता है कि फायदा हो रहा है, लेकिन इससे फायदा से ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये कमजोर बनाया जाता है। और उसमें क्या होता है, विशेष राज्य का दर्जा जब किसी को मिल जाएगा ना, जैसे अभी क्या होता है, अभी जो राज्य काम करता है तो 60 और 40 का रेशियो होता है। 40% राज्य देता है और 60% केंद्र देता है, ठीक है, ये जनरल रेशियो है। लेकिन यदि किसी राज्य को मिल गया विशेष राज्य का दर्जा तो 90% केंद्र देगा और 10% राज्य। राज्य विकलांग नहीं हो जाएगा जी। आपके पिताजी आपको कह दे कि बेटा टेंशन मत लो, हम ही हैं तुम्हारे लिए, नौकरी करना होगा तो करना, नहीं करना होगा तो मत करना, तो अकर्मण्यता का शिकार नहीं हो जाइएगा आप। फिर आपको प्रेशर नहीं रहेगा दिमाग पर कि बाबू के पास तो पैसा ही है, हम तो जिंदगी चलिए जाएगा, उड़ा पड़ा के काम खत्म कर लेंगे। तो फिर क्यों काम करिएगा आप, क्यों नौकरी करिएगा, क्यों पढ़िएगा आप? पढ़ाई या नौकरी आदमी क्यों करता है? क्योंकि प्रेशर रहता है कि भाई आपको ये करना है, नहीं करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, जीवन कष्टमय हो जाएगा, तब करते हैं ना। और अगर आपके मन में ही भाव उत्पन्न होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या दिक्कत है? तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर आप फोकस नहीं रहिएगा। तो जब 90% केंद्र देने लगेगा तो राज्य भी अकर्मण्यता का शिकार हो जाएगा, है ना। जितना 60% में बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार जो पैसा भेजती है वो पैसा राज्य में खर्चे नहीं होता, वापस चल जाता है। तो 90% कैसे खर्चा करिएगा? तो ये सब का दिखावे का है कि हमको चाहिए, है ना। इसलिए वाई वी रेड्डी साहब ने कहा कि नहीं, किसी को मत दीजिए, आप पैसा ज्यादा दे दीजिए, है ना, लेकिन आप विशेष राज्य का दर्जा मत दीजिए किसी को। क्योंकि अगर आप विशेष राज्य का दर्जा किसी को ग्रांट करते हैं तो इसे फिर बगल वाला राज्य भी मांगेगा और भी लोग मांगेगा। इससे क्या होगा, केंद्र पर प्रेशर बनेगा। और केंद्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा भारत का 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इस सबका विकास करना भारत सरकार की जिम्मेवारी है ना। तो ऐसे में इकोनॉमिक डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए स्टेट के पास। क्लियर है? दिक्कत? चलिए, तो यहां तक में इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ओके, चले आगे। तो यहां पर इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये 5-5 वर्ष के लिए बनता है, अभी ये 5 वर्ष के लिए बना है, फिर आगे ये बनेगा और आगे इसके ये काम करेगा। ओके, और यह एक प्रकार का सलाहकारी संस्था है, लिख लेंगे कि एक प्रकार का सलाहकारी संस्था, मतलब कि सलाह देता है सरकार को। बाकी तो सरकार चाहे तो इसके सलाह में बदलाव भी कर सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एससी आयोग। तो एससी आयोग आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338, ठीक है, अनुच्छेद 338,
इसमें भी कितने लोग होते हैं? 5 लोग। इसमें 5 लोग, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष, और 3 गो होते हैं अन्य लोग। तो 3 अन्य और एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 5। ठीक है, नेक्स्ट। कार्यकाल 3 वर्ष। कार्यकाल 3 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट। काम लिख लेंगे। काम क्या होता है इसका? तो अनुसूचित जातियों का संरक्षण। जब ऐसा ना हो कि किसी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा हो कहीं पर। अनुसूचित जातियों का संरक्षण। नेक्स्ट, आगे लिखेंगे इन सबकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इन सबकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। हो गया, नेक्स्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338B। हाँ, एसटी। वो एससी है और ये एसटी है, शेड्यूल ट्राइब्स। अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी। आर्टिकल 338B। ए, हाँ, ए, हाँ, बी में रहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 338A, 338A। 338 में अनुसूचित जाति और 338A में अनुसूचित जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। इसमें भी 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें भी 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य। सेम 3 वर्ष, कार्यकाल भी 3 वर्ष। इनका काम क्या है? तो अनुसूचित जनजाति के लोगों की शोषण से रक्षा। अनुसूचित जनजाति के लोगों का शोषण से रक्षा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लोगों का शोषण से रक्षा। ठीक है, कार्यकाल 3 वर्ष। लिख लिया ना? पहले लिख लिए होंगे आई थिंक, नहीं लिखे होंगे तो लिख लेंगे। ठीक है, इन सभी की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। हाँ, कार्यकाल 3 वर्ष, और इन सब की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, एनसीबीसी। एनसीबीसी। एनसीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। पिछड़ा वर्ग आयोग। ये पहले ये नहीं था, मतलब संवैधानिक संस्था नहीं था, बाद में बना है। 338B, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, एनसीबीसी। अनुच्छेद 338B, आर्टिकल
338B सदस्य वही 5, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। ठीक है, कार्यकाल 3 वर्ष। कार्यकाल 3 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट कार्य लिख लेंगे कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग की सहायता करना। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग की सहायता करना। ओके, हाँ 3 वर्ष, कार्यकाल 3 वर्ष। ठीक है, सबकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। ठीक है, आर्टिकल 350B, आर्टिकल 350B, 350B। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉय। ठीक है, सदस्य 3। सदस्य कितने होते हैं? 3। एक आयुक्त होता है, एक उपायुक्त होता है और एक सहायक आयुक्त होता है। सबके सब कमिश्नर होते हैं। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। आयुक्त, उपायुक्त और सहायक आयुक्त, इसका कार्यकाल और निष्कासन ये दोनों क्या होता है? आयुक्त, उपायुक्त और सहायक आयुक्त, इसका कार्यकाल कितना दिन का होता है जी? हाँ, लिख लेंगे कार्यकाल में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब समझते हैं? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति को मन करेगा आजे बिठा देगा और कल कहेगा कि उतर जाओ, हुआ हो गया काम, है ना। लेकिन राष्ट्रपति का मन किसके मन से चलता है? प्रधानमंत्री के मन से चलता है। चलिए, ठीक है। काम इसका क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण करना। काम है भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण करना। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना इसका मुख्य तौर पे काम है। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षित करना। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल
315 से 323, 315 से 323, और संगठन लिख लेंगे, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सदस्य यूपीएससी में कोई फिक्स नहीं होते हैं, 9 से 11 लोग होते हैं, कभी 9 होंगे कभी 11 होंगे, लेकिन इसमें फिक्स होगा अध्यक्ष के साथ, अध्यक्ष के साथ 9 या अध्यक्ष के साथ 11। ठीक है, सदस्य 9 अथवा 11, 9 अथवा 11। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग भी इसी में है। राज्य लोक सेवा आयोग के अलग से ये नहीं है, मतलब आर्टिकल नहीं है, यहीं पे है। यहाँ पर यूनियन सर्विस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहीं पर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यहीं स्टेट के जगह पर बी लग जाता है तो बीपीएससी हो जाता है, यूपी लग जाएगा तो यूपीपीएस हो जाता, पीसीएस हो जाता है ना, यूके लग जाता है तो उत्तराखंड पीसीएस हो जाता है ना, एचआर लग जाएगा तो हरियाणा पीसीएस हो जाएगा। तो हर राज्य का अपना पीसीएस है। तो राज्य लोक सेवा आयोग इसी के अंदर में आता है, यूपीएससी के अंदर में ही आता है, मतलब कि इसी आर्टिकल में से। यूपीएससी आप देख रहे हैं आर्टिकल 315 से 323, तो इसी में सारा पीएससी आ जाएगा। पीएससी बोले तो पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें स्टेट का नाम लग जाता है, इसे पीएससी में बी लग जाएगा तो क्या हो गया, बीपीएससी हो जाएगा। यहीं पर यूपी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यूपीपीएससी हो जाएगा। एमपी लिख लेंगे तो एमपीपीएससी हो जाएगा, यूके लिख देंगे उत्तराखंड पीसीएस हो जाएगा, एचआर लिख देंगे हरियाणा पीसीएस हो जाएगा, एमएच लिख देंगे महाराष्ट्र हो जाएगा, जी लिख देंगे गुजरात हो जाएगा। मतलब हर स्टेट का अपना लग जाता है। तो ये सब जो है सो इसके साथ ही चलता है, मतलब 315 से 323 में। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद क्या है तो 315 से 323, यूपीएससी का अध्यक्ष क्या है तो 315 से 323। लेकिन हाँ, अंतर क्या होता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के लोगों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भारत राज्य का राज्यपाल करता है। तो ये कुछ बेसिक अंतर है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो सदस्य होते हैं 9 से 11। कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, यूपीएससी के लिए 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। यही अगर पीसीएस का होगा तो क्या हो जाएगा, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष। पीसीएस के लिए क्या हो जाएगा, राज्य लोक सेवा के लिए 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, सॉरी 62 वर्ष। राज्य लोक सेवा के लिए 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष, और सेंटर के लिए 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। ओके, आगे आ जाइए। लेंगे इनका कार्य क्या है, कार्य क्या है इनका जी, तो इनका कार्य है ये भारत में मेरिट के प्रहरी हैं, पहरेदार, मेरिट के प्रहरी। यूपीएससी को क्या कहा जाता है, मेरिट का प्रहरी। मेरिट बोलते तो योग्यता, प्रहरी मतलब पहरेदार। जो बेहतरीन मेरिट होता है, जो बेहतरीन इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनको वो चुनता है। ठीक है, अपने एग्जाम्स के माध्यम से, और उसको चुन करके देश की सेवा के लिए उनका सदुपयोग करता है। ठीक है, पीसीएस भी यही करता है। जैसे अब बीपीएससी है तो ये क्या है, ये राज्य में मेरिट का प्रहरी है, कि राज्य का जो बेहतरीन दिमाग जो है, जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको चुन लेता है राज्य के सेवा के लिए। ठीक है, तो केंद्र चुनता है पूरे देश के लिए और राज्य चुनता है अपने राज्य के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या है, मेरिट के प्रहरी है। नेक्स्ट, आगे आइए। राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्य लोक सेवा इसमें हो ही गया है। ठीक है, और महान्यायवादी को तो आप पढ़ ही लिए, जब मैंने संसद पढ़ाया था तो वहां पे महान्यायवादी आपने पढ़ लिया था, देख लिया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां तक के इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, यहां से आपको संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, संवैधानेतर संस्था, तो संवैधानिक संस्थाओं से सामान्यतया आपको सवाल पूछ लिया जाता है। इन जनरली आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके आगे बात करेंगे। ओके, कल, हाँ कल तो रहना चाहिए, कल तो कुछ है नहीं, आज ही धनतेरस है ना जी। चलिए, आप सभी लोगों को धनतेरस की शुभकामना है ना, और
भगवान धन्वंतरी आप पे प्रसन्न हो और आपको स्वास्थ्य अच्छा दें पहली बार, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बाकी सब अच्छा हो जाएगा, है ना। तो धन्वंतरी स्वास्थ्य हैं, आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, है ना। साथ ही आज कुबेर का पूजन भी होता है ना। तो कुबेर कोष के अध्यक्ष हैं, धनाध्यक्ष माना जाता है उनको, धन के अध्यक्ष हैं। तो कुबेर को प्रसन्न कीजिए, जल्दी से नौकरी लग जाए, है ना, क्योंकि नौकरी लग जाएगा तो धन कोष ऐसे ही भर जाएगा, है ना। महीने की सैलरी अकाउंट में आने लगेगी तो धन कोष तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।